जो क्या हाल चाल। लास्ट वाला वीडियो जो हमने देखा था आवेश के बारे में बात करी थी भाई, और काफ़ी अच्छा वीडियो था। आपको काफ़ी चीज़ उसमें समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। जो बेसिक प्रॉपर्टीज की थी किसके बारे में, आवेश के बारे में। अब जो नया उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या, आवेश का क्या है, विधियाँ, आवेश की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मेथड ऑफ जो चार्जिंग होती है वो तीन तरीके से होती है, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और कंडक्शन, मतलब तीन चीज़ होती है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ हम बात करेंगे किसमें, फ्रिक्शन के द्वारा, कि हम कैसे किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अगर कोई न्यूट्रल है तो फ्रिक्शन, कंडक्शन, और एक आता है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन इसको बोलते हैं हम क्या, घर्षण। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा ना, कैसे हम इसमें बात कर सकते हैं, है ना। घर्षण, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, चालन, है ना। अभी बात करेंगे चालन क्या होता है। और तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन को हम बोलते हैं क्या, प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो तीनों के बारे में बेसिकली बात कर सकते हैं। तो देखिए आइए, मेथड, तीन मेथड्स होती है। सबसे पहली जो मेथड हमें दे रखी है क्या, घर्षण। अब घर्षण देखिए, ठंड का सीजन चल रहा है, मॉर्निंग में हमें सबको ठंड लगती है और दोनों हाथों को हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। और जब हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं जस्ट लाइक दैट, इस टाइप से, तो उस कंडीशन में हमारी हथेलियाँ क्या होती है, थोड़ी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है। तो ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है कौन सी वाली, घर्षण वाली, कि किन्हीं दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में हम रगड़ें तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, कोई अमाउंट ऑफ आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा, है ना। देखिए बात आगे करते हैं, क्या लिखा है पहले इसके आर्टिकल को, ताकि आप लिख सकें। इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, है ना, रगड़ रहे हैं हम इसको, ठीक है ना, इसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। मतलब हम दोनों हथेलियों को अगर रख रहे हैं तो उसमें पहले से चार्ज उपस्थित है, लेकिन घर्षण की वजह से क्या हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न होने के बाद इस हथेली का जो आवेश है वो इस हथेली में जा रहा है। तो एक तो पहली मेथड हो गई घर्षण के कारण। क्लियर है। जब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कांच की छड़ ली मैंने, ठीक है ना। देखिए ये एक प्रैक्टिकल भी किया था साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कांच की जो छड़ है, ये मैंने एक ले ली कांच की छड़, ठीक है ना। इस कांच की छड़ को एक रेशम का कपड़ा लिया, ठीक है ना, रेशम का कपड़ा, और ये क्या मेरे पास, कांच की छड़, ठीक है। तो रेशम का कपड़ा लिया, जब इसको आपस में रब किया, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, इस तरीके से रब कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ धन आवेश उत्पन्न होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास मेथड, हाँ जी, ये क्या हो गया मेरे पास, मेथड ऑफ चार्जिंग हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को आपस में रब करा तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज उत्पन्न हुआ। देखिए एक चीज़ और समझाता हूँ, ऐसे मैंने छड़ कितनी ले ली, दो ले ली, उसको भी रेशम के कपड़े से इसको रब किया। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बना दूँ, तो ये भी कांच की छड़ है। अब इस पे भी कितना आ गया, धन आवेश आ गया। अब इन दोनों छड़ों को जब हम आपस में लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को क्या लगाएगी, एक तरह का बल लगाएगी। क्या लगाएगी, बल। और वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। और इसी प्रैक्टिकल के द्वारा इन्होंने बताया था कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है, ऋण आवेश होगा, ठीक है ना। तो एक कांच की छड़ से हो गया। चलिए भाई, तो याद रखना, यहाँ पर कांच की छड़ पे धन आवेश आ रहा है और बाकी पे कितना आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में इनको रगड़ रहे हैं, मतलब घर्षण की वजह से यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। दूसरा बात करता है एबोनाइट। अगर एबोनाइट की छड़ है, उसको हम किसी कपड़े से, ऊन के कपड़े से अगर रगड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एबोनाइट की छड़ के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है, और ऊन के कपड़े पर कितना आ जाता है, धन आवेश हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रगड़ने पर ऋण आवेशित तथा ऊन धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धन और ऋण का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऋण से धन में और धन से ऋण में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। बादल आपस में रगड़ने पर घर्षण पर आवेशित हो जाते हैं। बिजली चमकते हुए देखी होगी ना, बस वही चीज़ यहाँ पर है। सूखे बालों में कंघी घुमाने से वह आवेशित हो जाती है, ठीक है भाई, ये भी याद रखना। अरे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, घर्षण वाली मेथड हो गई, ठीक है ना। आपस में किन्हीं दो चीज़ों को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो उसमें घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश का रूपांतरण होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका रूपांतरण हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है विद्युत प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा। अब यहाँ पर क्या देखिए, विद्युत प्रेरण का मतलब समझता हूँ तो एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, अनपढ़ व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान देगा,
है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ रखिए कि प्रेरण में बात करूँ तो एक वस्तु के पास क्या बहुत सारा आवेश है, ऐसा मान लीजिए इसके पास ऐसा बहुत सारा आवेश रखा है, ठीक है ना। और एक मेरे पास उदासीन वस्तु है, क्या है, उदासीन वस्तु है। अब इस उदासीन वस्तु को इसके पास में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर अगर इसकी इस सतह पर क्या धनावेश है तो इसके विपरीत में यहाँ पर क्या होता है, विपरीत बिहेवियर का आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अगर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अगर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर क्या होता है, अपने आप ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये कहलाता है प्रेरण, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोनों का। प्रेरण से कैसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, कॉपी नहीं बेटा खुल जा। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा धनावेश था, ये एक मेरे पास उदासीन वस्तु थी, कैसी वस्तु थी, उदासीन। तो इसके इस वाले हिस्से पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया यहाँ पर, और इसके विपरीत वाले हिस्से पर कितना आ गया, धनावेश आ गया। विपरीत वाले हिस्से पर कितना आ गया, धनावेश आ गया, ठीक है ना। तो धन और ऋण मिलकर आपस में कितना हो गया, ये उदासीन हो गया, ठीक है ना। पहले भी इस पर आवेश कितना था, 0, और बाद में भी कितना हो गया, 0। अच्छा इसी में एक चीज़ और, अगर इस वाले सतह को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ये देखिए पृथ्वी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो जितना उस सतह पर क्या था, धन आवेश था, वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ चले गया, पृथ्वी में चले गया। पूरा का पूरा आवेश कहाँ चले गया, पृथ्वी में चले गया। तो अब इसके पास कितना आवेश बच गया, ऋण आवेश बच गया, ठीक है। ये देखिए उल्टा यहाँ पे अपोजिट भी लिखा है, इसका व्युत्क्रम भी, कि अगर यहाँ पर ऋण आवेश है और इस ऋण आवेश को इसके पास में लाए तो इसके पर धन आवेश आया, और धन आवेश के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा उसको वापस से लेके गए तो कितना आ गया, उस पर ऋण आवेश आ गया, ठीक है। मतलब उसकी उस सतह पर भी कितना आ जाए, ऋण आवेश आ जाए। एक तरीके से दोनों तरफ से धन आवेश अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो अपोजिट बिहेवियर का आवेश वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, प्रेरक द्वारा कितना आवेश उत्पन्न होता है, इसकी मैं और आगे बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, एक वस्तु का आवेश नियत रहता है, प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम या बराबर होता है, या तो जितना प्रेरित हुआ उससे कम रहेगा या फिर उसके बराबर होगा, एवं इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, ये, ठीक है ना। यहाँ पर के क्या कहलाता है, अनावश्यक वस्तु का परावैद्युत तांग। परावैद्युत तांग क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कूलाम का नियम समझाऊंगा। अभी याद रखना है कि जो उस पर आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू डेज बराबर क्यू 1 - 1/1 के आ रहा है, वो भी कैसा, ऋणात्मक वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निर्वात में के का मान कितना हो गया, निर्वात के लिए बात करें, कुछ वैल्यू देखें, निर्वात या वायु में के का मान कितना होता है, 1 होता है, और अभ्रक के लिए कितना होता है, 6 होता है। तो वैल्यू इसमें रख दीजिए, अगर वैल्यू रखेंगे तो क्यू डेज बराबर कितना हो गया, माइनस का क्यू, प्रैक्टिकली 1 - 1/k, 1 रखोगे तो आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वायु या निर्वात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रखी वैल्यू 1/6 रखोगे तो नया उत्पन्न वाला आवेश कितना हो जाएगा, माइनस का 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें क्लियर। अब आ जाते हैं इसके तीसरे वाले पे, तीसरा वाला फैक्टर है ना, ये क्या है हमारे पास, चालन। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है ना, याद रखिएगा। के का मान क्या क्या दे रखा अपने को, ये सब के मान दे रखे, के का मान रखो और क्यू का मान निकालो। ये वायु के लिए, पैराफिन के लिए, रबर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, कांच के लिए, ठीक है ना। और धातु के लिए याद रखना, मेटल के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट रहता है। मेटल के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट। तो बेसिकली मेटल याद रखना, एयर याद रखना, ठीक है ना। बाकी तो अगर रहेगा तो आपको दिया रहेगा। चालन के द्वारा, अब भाई देखो चालन के द्वारा कैसा होता है भाई, चालन की अगर हम बात करें तो कोई आवेशित वस्तु को क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास आवेशित वस्तु है, इसके ऊपर आवेश कितना है, ये धन आवेश है, पूरी सतह पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। एक दूसरी वस्तु ले ली मैंने, ठीक है ना, इस पर भी कैसा आ गया, इससे मान लीजिए कोई आवेश ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए ये कुचालक है, ठीक है ना, या फिर उदासीन है। कैसी है ये, उदासीन है। तो इसको क्या करा मैंने, एक तार के द्वारा जोड़ दिया, सा टिचक यहाँ पे एक तार के द्वारा जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। दोनों में क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया मैंने ना। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में और एक छोटा ये कंटेनर है, और इसको क्या करें, एक पाइप के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ का जो पानी होगा वो फ्लो कर कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका चालन हो रहा है। तो वैसे मैंने इस आवेशित वस्तु को क्या कर दिया, किसी अनावेश वस्तु के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश का फ्लो होगा। अब पानी में क्या होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होगा। तो वैसे आवेश में क्या होगा कि इसका विभव इसके विभव के बराबर ना हो जाए, मतलब इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। अगर वी ए का विभव वी बी के विभव के बराबर ना हो जाए, जब तक आवेश का क्या होगा, यहाँ पर फ्लो होते रहेगा, मतलब आवेश यहाँ पर बहता रहेगा। कब तक बहता रहेगा भाई, जब तक उसमें दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना कि उसका क्या हो जाए, चालन के द्वारा, सॉरी। तो ये पॉइंट में अपना क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी।
चलिए भाई, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये एक प्रैक्टिकल दिया था विद्युतदर्शी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये एक प्रैक्टिकल है जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रखा मैंने, एक तरह से पेज ले रखे दो इस तरीके से ना, और यहाँ पर एक क्या है, इस पर क्यू आवेश है और ये क्यू आवेश की छड़ इसके पास में मैं लेकर आ रहा हूँ। जब इस छड़ को इसके पास में लाता हूँ तो यहाँ पर क्या धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर होते चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण। और जब मैं क्या करूँगा, इस छड़ को जब पास में लाया तो दूर होए, जब इस छड़ को दूर लेके जाऊँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोस्कोडी वाला, इलेक्ट्रो विद्युत दूरदर्शी वाला ना। क्या लिखा है देखिए, ये एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। जब एक आवेशित वस्तु को, है ना, वस्तु को इसकी धात्विक घुंडी नॉब के संपर्क में लाते हैं, ठीक है ना, लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियाँ, ये क्या हो गया, आवेश की स्वर्ण पत्तियाँ दे रखी दोनों ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, लाते हैं पत्तियाँ, तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरण हो जाता है एवं प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियां फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, दूर दूर। ये पत्तियां कैसे हो जाती है, दूर दूर फैल जाती है। जब इस आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को इस धनावेशित के पास में ला रहे हैं तो इसका कुछ आवेश क्या होता है, यहाँ पर नीचे पत्तियों पर भी आता है ना, इस लीफ पे आ जाए, गोल्ड लीफ के ऊपर भी आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां, है ना, गोल्ड लीफ। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ, है ना। तो गोल्ड लीफ में क्या होता है, दोनों पत्तियां आवेशित और धन आवेश के कारण क्या होती है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है। लेकिन अगर इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो उस कंडीशन में इनमें आवेश कम हो जाएगा और उसके कारण ये पत्तियां क्या हो जाएगी, आपस में पास पास में आ जाएगी, फैलाव वस्तु पर हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है देखिए, पढ़ते हैं इसमें। पत्तियां फैल जाती है, पत्तियों का फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। यदि एक आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के नज़दीक लाते हैं तो ये विद्युत का आवेश और विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश एक ही प्रकृति का है, तो क्या होगा, पत्तियां और अधिक फैल जाती है, मतलब क्या हो जाए, पत्तियां दोनों दूर दूर फैल जाती हैं। और यदि विपरीत प्रकृति का, मतलब अपोजिट नेचर का आवेश है तो पत्तियां क्या हो जाएगी, आपस में सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, आपस में सिकुड़ जाएगी। मतलब अगर समान प्रकृति का है तो डाइवर्स हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, और अगर असमान प्रकृति का तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से सिकुड़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम इसमें। अब कूलाम का नियम बड़े काम का है, तो कूलाम का नियम, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आवेश का संचार, आवेश की मेथड ऑफ चार्जिंग आपको बता दिए, आए वो आपके साथ तीनों चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद कूलाम का नियम और कूलाम के ऊपर बेस कुछ अच्छे टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय।